आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भारत के सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4 देखेंगे। यदि आपने इसके पिछले सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। इस वीडियो में 50 इम्पॉर्टेंट MCQs का संकलन किया गया है जो कि विभिन्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। यह PSC, व्यापम, SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस SI भर्ती परीक्षा, टीचर भर्ती परीक्षा एवं अन्य गवर्नमेंट के भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, कृषि मंत्रालय मत कर दीजिएगा, वित्त आयोग भी नहीं है और नाबार्ड भी नहीं है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ये करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण। दूसरा देखिए, भारत में कंजली आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कंजली आर्द्र भूमि स्थित है पंजाब में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये स्थित है इम्फाल में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु है, 65 ईयर्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पांचवा देखिए, परिवार नियोजन अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? परिवार नियोजन अपनाने वाला प्रथम देश ये है भारत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखते छठवां क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? अंत्योदय कार्यक्रम ये सबसे सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू हुआ था। सातवां देखिए, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ये हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए 1922 के साराबंदी अभियान का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इस अभियान में किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का फैसला किया था। तो ये फैक्ट इसके संबंध में याद रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से, साबरमती से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? ये करते थे पुर्तगाली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 10वां देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 11वां देखिए, अपने शिलालेखों में अशोक किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में अशोक क्या प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? रैयतवाड़ी प्रथा यह थी किसान स्वयं भूमि का मालिक होते हुए भी सरकार को भू राजस्व के भुगतान हेतु क्या था? जिम्मेदार होना था रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किसान स्वयं भूमि का मालिक होते हुए भी सरकार को भू राजस्व का भुगतान जिम्मेदार होना, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए रैयतवाड़ी के संबंध में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में
प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का भूमि स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। भूमिदार के पास भूमि को रखने व बेचने का अधिकार होता था। भूमि कर न देने की स्थिति में भूमिदार को भूमि स्वामित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का रैयत मतलब होता है किसान से सीधा संपर्क होता था। इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। ठीक है, तो इसके संबंध में याद रखिए थॉमस मुनरो ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो ये करता है उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है। 14वां देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 15वां देखिए, लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए संसद की लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो ये भी याद रखिए कि लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। इसका कार्य क्या है? देखिए, भारत सरकार के व्यय को वहन करने के लिए संसद द्वारा अनुमोदित राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं के विवरण, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखाओं और सभा के सामने रखे गए अन्य लेखा जिन्हें समिति ठीक समझे कि जांच करना है। यह महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी जांच करती है। ठीक है, लोक लेखा मतलब लेखा जोखा रखना और जांच करना, ये लोक लेखा समिति का कार्य है। ठीक है, तो इस अतिरिक्त फैक्ट आप याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, में स्थित है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत किसका निर्माण हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। रा की स्थापना कब हुई? रा की स्थापना हुई 1968 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ना। रा का फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में हुई थी। क्यों हुई थी और कहाँ है मुख्यालय? ये देखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। भारत की क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। 1968 तक खुफिया ब्यूरो IB भारत के आंतरिक और बाहरी खुफिया ऑपरेशनों के लिए जिम्मेदार था, लेकिन जब 1962 और 1965 के युद्ध में भारत की खुफिया एजेंसी नाकाम हो गई, उसके बाद सरकार ने बाहरी खुफिया ऑपरेशनों के लिए 1968 में अलग से रा की खुफिया एजेंसी बनाई थी। रा भारत के पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर नज़र रखती है ना। तो IB की नाकामयाबी के बाद ये रा की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय है दिल्ली, है ना। और यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर है इंडिया की। ये अतिरिक्त फैक्ट आपके लिए उपयोगी है। एक तो देखिए, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की सबसे अधिक संख्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 294 सदस्य हैं और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र 288। ठीक है, पश्चिम बंगाल
दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। देखते हैं 22वां, किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी कब दी गई? किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी कब दी गई? ये दी गई 2007 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता ये हुआ था वर्ष 1916 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। लखनऊ समझौता के बारे में देखिए, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता था, है ना। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता था, जो 9 दिसंबर 1916 को लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में हुआ था। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 2016 को मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया। ठीक है। तो 9 दिसंबर 1916 में ये लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये याद रखिएगा। किसके किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 24वां देखिए, राष्ट्रीय शासन लागू किया जा सकता है ना। राष्ट्रीय शासन ये लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 25वां देखिए, डिजिटल जेंडर एटलस। डिजिटल जेंडर एटलस किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति की बालिकाओं से इससे संबंधित है, अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं से, है ना, एससी बालिकाओं से और एसटी बालिकाओं से भी संबंधित है, मुस्लिम समुदाय के बालिकाओं से इससे भी संबंधित है। तो इन तीनों से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन सभी से डिजिटल जेंडर एटलस संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 26वां देखिए, द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? द पॉपुलेशन बम के लेखक है पॉल आर एहरलिच। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको इस चैनल पर हिंदी, कंप्यूटर, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया करंट अफेयर्स, पर्यावरण आदि संबंधित आपको डिटेल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जो कि अपलोडेड हैं, है ना। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। 27वां देखिए, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये है पंतनगर में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, और यह पंतनगर कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ये उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ? उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले में है। ठीक है, उत्तराखंड के भी उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। और यह विश्वविद्यालय भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। देखिए 28वां, काल बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? काल बैसाखी यह मनाई जाती है पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है, उड़ीसा यहाँ भी मनाई जाती है, मध्य प्रदेश यहाँ नहीं मनाई जाती है। तो ऑप्शन डी दिया है, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों में मनाई जाती है। देखिए 29वां, खसरा रोग और रूबेला का कारण क्या है? इसका कारण है विषाणु। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, खसरा विषाणु के कारण होता है और संक्रमित व्यक्तियों के नाक, गले के स्राव की छोटी बूंद द्वारा या सीधे संपर्क द्वारा हवा में फैलता है ना। ये हवा से फैलता है और कभी कभी नाक और गले में स्राव से लथपथ चीज़ों द्वारा। रूबेला जिसे जर्मन खसरा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं 30, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर कहलाती है वायुमंडल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 31 देखिए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है?
भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत कैलेंडर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 32 देखिए 32, वैक्सीन शब्द का अर्थ क्या है? वैक्सीन शब्द का अर्थ, इसका अर्थ होता है गाय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। 33 देखिए, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? यह किया गया था कांडला में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 34 देखिए, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? दांडी यात्रा ये शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। ऑप्शन 35 देखिए, नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यह जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है, तो यह सही है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को खुले में शौच से मुक्त करना है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे कुछ गांवों को गंगा ग्राम के रूप में रूपांतरित करना है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गांधी एस महात्मा के लेखक कौन है? गांधी एस महात्मा के लेखक हैं शाहिद अमीन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 38 देखिए, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी कहाँ उपस्थित हुए? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उपस्थित हुए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 39 देखिए, ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन कौन करता है? ये करता है बीएसएफ। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्रतिवर्ष अपने अभ्यास के दौरान गर्मियों के मौसम में गर्म हवा एवं सर्दियों के मौसम में सर्द हवा ऑपरेशन का संचालन करती है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य गर्मी के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाना तथा सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकना है। ठीक है, तो ये मौसम के हिसाब से ये अपना ऑपरेशन चलाते हैं घुसपैठियों को रोकने के लिए। 40वां देखिए, कौन सा एक संवैधानिक संस्था है? निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है? विश्वविद्यालय आयोग ये नहीं है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ये भी नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। इसका उत्तरदायित्व लोकसभा राज्यसभा चुनाव के साथ ही भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चुनाव का भी आयोजन करना होता है। ठीक है, 41 देखिए, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है? किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो ये है प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 42 देखिए, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम ये क्या कहलाता है? गोसामर रेशम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 43 देखिए, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? मिताली एक्सप्रेस यह चलती है ढाका
से न्यू जलपाईगुड़ी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। मिताली एक्सप्रेस नामक यह ट्रेन बांग्लादेश के ढाका से भारत के पश्चिम बंगाल राज्य न्यू जलपाईगुड़ी के बीच संचालित की जाती है। दोनों देशों के बीच चलने वाली इस द्विसाप्ताहिक ट्रेन से दोनों देशों के पर्यटन को काफ़ी अधिक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह ट्रेन दोनों पड़ोसी देश भारत व बांग्लादेश की तीसरी ट्रेन है। इसके पूर्व 2 अन्य ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस तथा बंधन एक्सप्रेस संचालित है ना। तो ये भी याद रखिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस संचालित है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 44 देखिए, नारायणी गर्म झरना कहाँ है? नारायणी गर्म झरना है राजस्थान में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, यह अलवर के निकट स्थित है। इसमें सदैव गर्म पानी निकलता रहता है। ऐसी मान्यता है कि इस पानी में नहाने से बीमारियां दूर हो जाती है। नारायणी माता मंदिर के पुजारी मीणा जाति के और मंदिर पूरी तरह से साई जाति को समर्पित है। यहाँ बनिया जाति के लोगों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अलवर जिले का नारायणी धाम अपने चमत्कारों के कारण क्या है, जन जन में आस्था का केंद्र है। देखते हैं 45, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई? रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, काकोरी कांड के महानायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उन्होंने देश की खातिर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, खुशी खुशी फांसी का फंदा चूम लिया था। रामप्रसाद बिस्मिल को मात्र 11 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो काकोरी कांड के महानायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। इनको गोरखपुर जेल में क्या है, फांसी दे दी गई, ये याद रखिए। देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ है? जैव विविधता हॉटस्पॉट ये है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कौन से राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और ये वे 1967 से 1969 में चौथे लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। तो इनका कार्यकाल भी आप याद रखिए, 1967 से 1969 में चौथे लोकसभा अध्यक्ष ये रहे थे। 47 देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 3 कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है? 3 कठिया अनुबंध चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन ए से संबंधित आंदोलन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बारे में तथ्य देखिए, 3 कठिया अनुबंध चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। चंपारण में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया कि वे अपनी भूमि के 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा, है ना, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा हिस्से पर अपने अनिवार्य रूप से नील की खेती करें। यह व्यवस्था 3 कठिया के नाम से जानी जाती थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस प्रथा के विरुद्ध 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया। ठीक है, तो आप इसके अन्य तथ्यों में चंपारण किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया ये याद रखिए, 1917 में। ठीक है, 49वां देखिए, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? भारत में नियोजित विकास का विरोध किया महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 50 देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र यह स्थित है सेवर में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, सेवर यह कहाँ है? राजस्थान।
राजस्थान में है, कहाँ, राजस्थान के भरतपुर में। दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसा वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो पर अन्य सब्जेक्ट के जैसे हिंदी, कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्यूटर, इंडियन करंट अफेयर्स आदि के क्वेश्चन सीरीज अपलोडेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट से या फिर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप अवश्य अध्ययन कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।